हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ लवर। आई एम अंकित और मैं आपका वेलकम करता हूँ एमसीक्यू सीरीज़ में। जैसा कि आप जानते हो कि आपके टर्म वन में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। उसमें सारे आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। इसलिए मैं हिस्ट्री के ऊपर भी और पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आया हूँ, ठीक है। तो जो हिस्ट्री के ऊपर एमसीक्यू सीरीज़ है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। 6 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपने एक भी वीडियो मिस की है या फिर आपने एक भी वीडियो नहीं देखी है तो पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, देख लेना। नई वीडियोस मैंने बनाई हैं। उसमें खाली एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके पॉइंट्स हैं, स्टोरीज हैं, उन सबको मैंने कवर किया है और उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर चुका हूँ। वैसे ही यहाँ पर मैंने आपको बोला था पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ भी आएगी। तो जो बुक वन के ऊपर जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो मैं लेकर आ चुका हूँ। उसकी वीडियो की जो लिंक है उसको भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ना हो इस वीडियो के अंदर हम जो आपकी बुक टू है, ये वाली बुक, इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यू एमसीक्यू के बेसिस पे मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो देखो, आपने अगर इसका पार्ट वन नहीं देखा ना, पार्ट वन नहीं देखा तो देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा आपको नीचे। पार्ट वन के अंदर जो आपकी बुक नंबर वन है उसके अंदर जो भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स जो भी हैं उसके अंदर पॉइंट्स हैं, ठीक है। या फिर इंपॉर्टेंट कार्टून्स हो गए, एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, उनको मैंने कवर किया है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो आपकी बुक नंबर टू है उसके अंदर कवर करूँगा। नाउ जो मेरा वे होता है ना कवर कराने का, वो डिफरेंट है। वो कैसे? देखो, यहाँ पर मैं आपको एमसीक्यूज ही नहीं बताता, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर मैं उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताता हूँ। अब आप बोलोगे वेट, ये यहाँ पर ये कैसे काम आएंगे? तो सपोज यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ इस टाइप से। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक देखो यहाँ पर क्वेश्चन किसके ऊपर है, एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ना, वो भी यहाँ पर मैं कवर कराता चलूँगा। सपोज यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन भी आएगा। तो यहाँ पर आपका नहीं छूटने वाला, ठीक है। बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन फील होगी। एग्जाम के अंदर आप बहुत अच्छा फील करोगे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगा आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली काफ़ी मदद पहुंचाएंगे, ठीक है। सो एमसीक्यूज देखेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। उसके साथ साथ इस बुक में मैप नहीं है तो मैप नहीं देखेंगे हम, ठीक है। तो काफ़ी अमेजिंग वीडियो रहने वाली है। 40-50 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन हो सकती है, बट आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी चीज़ मैं छोड़ूं, ठीक है। कोई भी चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने ऐसे ही नहीं बनाई हुई, रिसर्च के ऊपर बनाई हुई है। अच्छे से चैप्टर को रीड करके जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लाइन लगी है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद वीडियो को आप चाहो तो पॉज करके अटैम्प्ट कर सकते हो। और जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा ना, उनको या तो आप नोटबुक में लिख सकते हो या फिर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपका जो पार्ट वन है प्लस पार्ट टू, इनकी कंबाइंड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए फिर हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से समझेंगे, शांति से आराम से बैठ के देखो, ठीक है। और काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी अटैम्प्ट करना, आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं। तो देखो, एक वीडियो में सारी चीज़ें कराना पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में ये जो पार्ट दो वीडियोस है ना, दो वीडियोस के अंदर इतना मैंने आपको कवर करा रहा हूँ जितना कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो इन्हीं वीडियो से देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं बोल रहा कि दोनों वीडियो को देखने के बाद आप 100% स्कोर करोगे, ठीक है। बट यहाँ पर आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हो, ठीक है। और आपको थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज़ करना होगा, वैसे इजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए फिर हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 India attained independence. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Free India, addressed a special session of the Constituent Assembly that night. This was the famous dash speech. तो यहाँ पर आपको पता होगा 1947 15 अगस्त हमें इंडिपेंडेंस मिलती है।
तो उस समय जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, वो एक स्पीच देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर खड़े होके। आपको उस स्पीच का नाम बताना है। तो आपका जो पहला चैप्टर है उसी के अंदर मेंशन है इसके बारे में। सो दैट वाज ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, तो ये था स्पीच का नेम, आपको ये याद रखना है। सो ट्राइस्ट विद डेस्टिनी वाज द स्पीच विच वाज गिवन बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, विच ऑफ द ब्लो वॉज नॉट द इमीडिएट चैलेंज इंडिया फेस्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको पता होगा इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस किया, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इमीडिएट चैलेंज क्या है नहीं था, ठीक है, जो कि इंडिया ने फेस किया। सो वो कौन सा था, दैट वॉज वॉर विथ चाइना एंड पाकिस्तान। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि ये इमीडिएट चैलेंज नहीं था, या फिर ये नहीं था नेशन बिल्डिंग, स्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपने पढ़ा होगा 3 मेन चैलेंजेस इंडिया ने फेस किए, दैट वाज इमीडिएट चैलेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इनमें से कौन सा नहीं है वो, तो आपको ये ईजिली से हो जाना चाहिए आंसर। ठीक है, सो दैट वाज वॉर विथ पाकिस्तान एंड चाइना। क्योंकि देखो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली तो नेशन बिल्डिंग बहुत बड़ा चैलेंज था, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी थी, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है, ये चैलेंज हमारे लिए बाद में बनता है, दैट वाज नॉट इमीडिएट आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो करेक्ट आंसर विल बी वॉर विद चाइना। सो 3 मेजर चैलेंजेस इंडिया फेस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि कैसे हमें नेशन को बिल्ड करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कैसे हमें डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है। ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें कैसे करनी है, जो भी पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटीज फैली हुई हैं, उनको कैसे रोकना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द रूलर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट साइंड ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड द विच मीन्ड दैट देयर स्टेट अग्री टू बिकम पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। आपको ये बताना है कि आपको जैसा कि पता होगा काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने मना कर दिया था कि हम इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन भी कहा जाता है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर किया जिसके अंदर ये था कि जो भी उस इंस्ट्रूमेंट को साइन कर देगा, उसका मतलब कि वो डॉक्यूमेंट को साइन कर देगा, उसका मतलब कि वो इंडिया का पार्ट बन गया। तो उस डॉक्यूमेंट का आपको नाम बताना है। सो दैट वाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सो दैट डॉक्यूमेंट वाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, अब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, तो यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देना चाहता हूँ। इन्हीं एक्स्ट्रा पॉइंट्स की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। ठीक है, सो टोटल प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो 565 थे उस समय। उसके बाद डॉक्यूमेंट का नेम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। नाउ एक और टर्म यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, दैट वाज पैरामाउंटसी और सुजरेंटी। देखो यहाँ पर हुआ ये था कि यहाँ पर आपको ये पता होगा कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, जो कि फैले हुए थे। ब्रिटिशर्स ने ये बोला इनको कि यहाँ पर क्या होगा कि आप एक तरीके से जो भी आपके इंटरनल अफेयर्स है ना, उनमें आप ही मतलब उनको आप ही संभालो, हम बस एक तरीके से आपके क्या रहेंगे, हेड रहेंगे। ठीक है, उसको कहते हैं पैरामाउंटसी। इसका मतलब कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यहाँ पर आप एक बार रीड करो, मतलब सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। प्रिंसली स्टेट्स enjoyed some form of control over their internal affairs as long as they accepted the British supremacy। तो यहाँ पर यह था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, यहाँ पर उनके जो हेड थे वो ब्रिटिशर्स ही थे, ठीक है, लेकिन जो भी उनके इंटरनल अफेयर्स थे ना, उनको वही जो प्रिंसली जो भी रूलर है वहाँ का लोकल रूलर वही संभालता था। तो यहाँ पर इसको पैरामाउंट्स ही कहते हैं, जिसका मतलब कि डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे ये पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिशर्स के, ठीक है, बट इनडायरेक्टली थे। यानी कि वो मानते हैं कि हम आपके अधीन हैं, हम आपके अंडर ही काम कर रहे हैं, आप ही हमारे हेड हैं। ठीक है, सो इसको हम पैरामाउंट्सी और सुजरेंटी कहते हैं। तो ये टर्म आ सकती है एग्जाम के अंदर। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने मना कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिनमें से एग्जाम्पल है जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 स्टेट की स्टोरी भी सुनी है, ठीक है, आपकी बुक में मेंशन है। फर्स्ट है हैदराबाद और सेकंड है मणिपुर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रजाकार्स क्या है, रजाकार्स एक टर्म है पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो ये जो हैदराबाद है उसके अंदर क्या था, रजाकार्स एक इनकी पैरामिलिट्री फोर्स थी। इन फोर्स को इन्होंने यूज़ किया था अगेंस्ट इंडिया जब वॉर हुआ था। ठीक है, ये मैं डिटेल में कवर करा चुका हूँ, बट यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बताऊँगा। निजाम जो थे हैदराबाद के वो थे मीर ओस्मान अली।
ये ना कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में भी हेल्प कर सकती हैं, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है, आपको हेल्प करेंगी। किंग जो थे मणिपुर के वो हैं बोधा चंद्रा सिंह, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना है आपको कि रजाकार्स जो कि पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ हैदराबाद, निजाम कौन थे हैदराबाद के, मणिपुर के किंग कौन से थे, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हो कितने मैंने आपको बताया 565 प्रिंसली स्टेट्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये मणिपुर, इसकी स्टोरी हमने देखी है अपनी बुक के अंदर। इतना बड़ा ये जो आप देख रहे हो ये हैदराबाद है, ठीक है। तो इन दोनों स्टेट्स ने ना, मतलब ये जो भी काफ़ी सारे स्टेट्स, ये ब्लू वाले जो है ये, ठीक है, ये प्रिंसली स्टेट्स को दिखाता है। और ये जो आपका येलो कलर है दैट वाज ब्रिटिश इंडिया, जो कि डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। तो मणिपुर और हैदराबाद, इनकी स्टोरी हमने सुनी है कि इन्होंने मना कर दिया कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन नहीं करेंगे, बट बाद में अल्टीमेटली इन्होंने एक तरीके से इंडिया के पार्ट बन गए, ठीक है। तो इनकी स्टोरी हमने समझी थी। चलिए फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, तो इनके बारे में बात ही ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन के अंदर। ये दो पॉइंट्स आपके अभी जुड़े हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में खेड़ा सत्याग्रह 1918 में जो कि गुजरात के अंदर हुआ था, और बारडोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था, ठीक है। ये दोनों थे अगेंस्ट रेजिंग टैक्सेस। तो ये दो मूवमेंट थे, इनके लीडर यही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने टैक्स को बढ़ा दिया था, तो पीजेंट्स काफ़ी परेशान थे, इन्होंने हेल्प करी उनकी, ठीक है। तो आपको डेट्स याद रखनी है और कौन इनके लीडर थे। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 टू 1950, लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, कांग्रेस लीडर थे ये, फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे ये, और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में। उसके साथ साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कमिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उनके मेंबर भी थे। कौन कौन सी कमेटी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कमेटी, माइनॉरिटीज़, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा, ठीक है। इनके बारे में आपने हिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, पार्ट आपकी जो बुक 3 है उसके अंदर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर है। सो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ठीक है, कमीशन भी बैठाया गया था, तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट कंसीडर करनी है। पहली स्टेटमेंट है स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया गया इनको। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट ये है कि क्या हुआ कि जो एक लीडर थे पोटी श्रीरामुलु, इनकी डेथ होती है बिकॉज ऑफ 56 डेज फास्ट, ठीक है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश बनता है, किसके लिए, तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए। तो ये एक स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन था उसको 1956 के अंदर सेटअप किया गया। और यहाँ पर जो डी स्टेटमेंट है वो कहती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था वो 1956 के अंदर पास हुआ, जिससे क्या हुआ 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। तो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट का, इसके लिए कमीशन बैठाया गया था, ठीक है। उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट को कंसिडर करना है कौन सी करेक्ट हैं। तो आप इनमें से देखो कौन सी करेक्ट हैं। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ और आपको कैसे अटैम्प्ट करना है इसको, ठीक है। अगर आपने आंसर इसका आपका सही होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पर क्या है, पहली बात, पहली स्टेटमेंट सही है क्या, स्टेट वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। और ये स्टेटमेंट भी सही है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट होता है विशाल आंध्रा मूवमेंट, जिसके अंदर जो तेलुगु था, ठीक है, तेलुगु, यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ पहले कि विशाल आंध्रा मूवमेंट होता है, जिसके अंदर आपको पता होगा, यहाँ पर आप मैप में देखो, देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये पहले, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये पहले एक ही स्टेट था पूरा, इसको मद्रास कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होता है विशाल आंध्रा मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर तेलुगु स्पीकिंग जो पीपल थे ना, वो डिमांड करते कि हमें मद्रास से अलग कर दो और हमारे लिए आंध्र प्रदेश नाम का अलग स्टेट बनाओ। तो इनके लीडर थे पोटी श्रीरामुलु, जो कि 56 डेज की इन्होंने जो है इन्होंने व्रत किया, ठीक है, मतलब फास्ट हंगर स्ट्राइक की इन्होंने,
ठीक है, ताकि ये इनकी जो डिमांड है आंध्र प्रदेश बनने की वो पूरी हो जाए। लेकिन इनकी डिमांड को पूरी नहीं किया जाता स्टार्टिंग में, मतलब इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद काफ़ी सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, कि हमें ऐसा चाहिए, मतलब हमें ये पर्टिकुलर स्टेट की फॉर्मेशन चाहिए, हमारे लीडर की भी जान चली गई है। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है ये सब होना कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो था ये स्टेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। सो ये जो स्टेटमेंट है पूरी सही है, वो तेलुगु स्पीकिंग पीपल ही होते हैं और यही लीडर होते हैं, और आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन होनी होती है वहाँ पर, ठीक है, उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा होता है। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप हुआ 1953 के अंदर, नॉट इन 1956। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो जहाँ पर भी सी आ रहा है उसको आप काट सकते हो, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज पास्ड इन 1956, ठीक है, और इससे क्या हुआ 14 स्टेट, और हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो स्टेटमेंट आपकी ए वाली, बी वाली और डी वाली सही है, तो ए बी डी आपका आंसर होगा। ए विल बी योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बताया कि विशाल आंध्रा मूवमेंट होता है, सेपरेट आंध्र प्रदेश फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल फ्रॉम मद्रास। लीडर वॉज पोटी श्रीरामुलु, 56 डेज फास्ट। और 1952 में ये एक तरीके से स्टेट बनता है आंध्र प्रदेश। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 के अंदर जो है वो सेटअप किया जाता है। इसका काम था कि जो बाउंड्रीज है स्टेट की लैंग्वेज के बेसिस पे उसको रीड्रॉ करना है, मतलब कि स्टेट को बनाना है, स्टेट को फॉर्म करना है लैंग्वेज के बेसिस पे। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 के अंदर। इससे क्या हुआ 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ और इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में, ये ना एक बॉक्स गिवन है चैप्टर 1 के लास्ट में, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ऐसा ही नहीं था कि जो यहाँ पर ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने सारे स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे बना दिया था। बाद में टाइम के अकॉर्डिंग और भी स्टेट्स बनते रहते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल 1960 में क्या होता है कि उस समय क्या था, एक बॉम्बे स्टेट था, ठीक है, जिसके अंदर दो लैंग्वेज के पीपल रहते थे, गुजराती और मराठी स्पीकिंग पीपल। तो 1960 में दो स्टेट बनते हैं, महाराष्ट्र फॉर द मराठी स्पीकिंग पीपल एंड गुजरात फॉर द गुजराती स्पीकिंग पीपल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है 1966 के अंदर, यहाँ पर क्या होता है 1966 के अंदर यहाँ पर ये जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये सेपरेट किए जाते हैं पंजाब से, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आप लिख लेना, मे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कुछ डेट्स आपको याद करनी पड़ेंगी इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि 1972 के अंदर जो आसम से क्या होता है मेघालय को निकाला जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, ये भी 1972 में स्टेट बनते हैं। और उसके साथ साथ जो मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये 1987 में इनका फॉर्मेशन होता है। और नागालैंड बिकम अ स्टेट मच अर्लियर इन 1963, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2000 के अंदर क्या होता है छत्तीसगढ़ को निकाला जाता है फ्रॉम एमपी, उत्तराखंड को निकाला जाता है फ्रॉम यूपी और झारखंड फ्रॉम बिहार। तो 2000 में ये तीनों स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तेलंगाना आपने सुना ही होगा न्यूज़ में, 2 जून 2014 में इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहले पूरा आंध्र प्रदेश ही था, लेकिन बाद में ये तेलंगाना, ठीक है, अब ये मतलब दो स्टेट में हो गया है कन्वर्ट। सो फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, आपको समझ में आई होगी आई होप। आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम डीपीएसपी ऑन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आपको पता होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो आपको बताना ये है कि इनमें से कौन सी, मतलब कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। सो आर्टिकल 36 से लेकर 51 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें डीपीएसपी के बारे में बात की गई है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर डीपीएसपी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में, तो वो आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 50 या फिर आर्टिकल 49। ये मैंने क्वेश्चन एक बॉक्स से उठाया हुआ है, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट बॉक्स को पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो भी। सो आर्टिकल 51, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें क्या होगा कि स्टेट को क्या करना होगा, मतलब यहाँ पर स्टेट का मतलब पूरी कंट्री है।
अब ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है स्टेटमेंट बन के, ठीक है। क्या करना होगा, प्रमोट करना होगा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, अच्छे से रिलेशन बनाने होंगे दूसरी कंट्री के साथ, उसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी को फॉलो करना होगा। और हमें क्या करना होगा, आर्बिट्रेशन, इसका मतलब कि हमें बातचीत करके जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है, और किसके अंदर, डीपीएसपी के अंदर, किसके बारे में है, पीस और सिक्योरिटी के बारे में, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये काम स्टेट को करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट वर द 3 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 टू 1964। तो नेहरू के कौन से फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हैं इनमें से, ठीक है। पहला है टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सॉवरनिटी, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर सभी। तो इनमें से आपको ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, इनके 3 ऑब्जेक्टिव बताने हैं आपको, इनमें से कौन से हैं इनकी फॉरेन पॉलिसी के। तो सभी इनके ऑब्जेक्टिव थे। कैसे, देखो आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सेटिंग द नेशनल एजेंडा, ही वॉज हिज ऑन फॉरेन मिनिस्टर। तो ये पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे। थर्स, बोथ एज द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ही एक्सरसाइज प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इनके 3 ऑब्जेक्टिव थे। वो था कि इन्हें क्या करना है, जो सॉवरनिटी है ना हमारी, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके रखनी है, ठीक है। मतलब इसको प्रमोट करना है इन चीज़ों को, राइट। तो इसका आंसर होगा डी, सब ये हमारे जो तीनों ऑब्जेक्टिव थे नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के। अब यहाँ पर आपकी बुक में एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है और आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। सो कम्युनिस्ट जो चाइना है ना, उन्होंने क्या किया, अपने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए अक्टूबर 1964 के अंदर, ये याद रखना, ये डेट्स हैं। और हमने क्या किया, हमारा जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना, वो हुआ था 1974 के अंदर, और सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया 1998 के अंदर। तो यहाँ पर इसको हम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और ये वाला जो था इसको हम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये अंडर इस ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। तो ये भी आप इंफॉर्मेशन याद रखना। और ये वाला जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि ना, एक एनपीटी, एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में साइन की गई थी। इसके अंदर ये था कि जो 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, फॉर एग्जांपल यूके, ठीक है, ब्रिटेन यानी कि फ्रांस, यूएसए, ठीक है, यूएसएसआर मतलब आज का रशिया, ब्रैकेट में मैं रशिया लिख रहा हूँ, और उसके बाद चाइना। तो ये उस समय क्या था, 5 न्यूक्लियर कंट्रीज़ थी। इन्होंने बोला इस ट्रीटी के अंदर कि ये 5 कंट्री के पास ही न्यूक्लियर वेपन रहेंगे, और हम क्या करेंगे, और जो कंट्रीज एक्वायर करने की सोच रही है न्यूक्लियर वेपन्स को, उनको हम रोकेंगे। बट इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया, ठीक है। और हमने क्या किया, अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में अंडर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और इसको लीड किया था होमी जहांगीर भाभा ने। तो इनको हम, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर भी इनको बोला जाता है। सो ये नेम आपको याद रखना है, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थे ये, होमी जहांगीर भाभा, ओके। और हमारा जो पोखरण के अंदर ये दोनों हुए थे हमारे, ठीक है। तो पोखरण के अंदर, और जो कि राजस्थान के अंदर है, वहाँ पर हमने दोनों जो न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया। और हमारी ये पॉलिसी भी है कि नो फर्स्ट यूज़, हम पहले यूज़ नहीं करेंगे। हमारी मतलब इंडिया की अगर किसी के साथ लड़ाई होती है तो पहले अगर कोई दूसरी कंट्री यूज़ करेगी वेपन्स को तभी हम यूज़ करेंगे, उससे पहले हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन काफ़ी है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि वॉर और एग्रीमेंट से रिलेटेड हैं, ये भी आप देख लो। तो पंचशील अग्रीमेंट, ठीक है, 5 प्रिंसिपल थे ये पीसफुल को एक्सिस्टेंस के, मतलब पंचशील एक अग्रीमेंट था जो कि 1954 में साइन किया गया, किसके द्वारा, इंडिया के और चाइना के लीडर के द्वारा। 29 अप्रैल भी याद रखना है आपको। सो नेहरू और जहो इनलाई जो कि उस समय लीडर थे, प्रेसिडेंट थे, कहाँ के, चाइना के, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइनीज़ इन्वेजन और पाकिस्तान इन्वेजन के बारे में। तो आपको पता होगा कि तिब्बत जो कि
यहाँ पर चाइना बोलता है कि ये हमारा पार्ट है और इसको एक्वायर कर चुका है ये, ठीक है। यहाँ के जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा थे, ठीक है। उसके बाद जो कि इंडिया में चले गए थे उस समय, इनको हमने असाइलम दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर चाइनीज़ इन्वेजन 1962 में होता है अस्काई चीन वाले एरिया में। यहाँ पर आप मैप में देखो, ये वाला जो मार्क किया हुआ है ना पीले कलर से, ये अस्काई चीन वाला एरिया है। तो 1962 में इंडिया चाइना वॉर होता है, जिसके अंदर चाइना जो है वो जीत जाता है, ठीक है। और यहाँ पर नीफा नीफा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, तो दो जगह को लेकर लड़ाई होती है जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो हेयर यू कैन सी दिस, यहाँ पर ये मैप है। देखो ये जो अरुणाचल वाला प्रदेश वाला एरिया है ना, इसको पहले नीफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो ये वाला यहाँ का जो थोड़ा सा एरिया है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, चाइना क्लेम करता है कि ये इनका एरिया है। यहाँ वाला इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया अस्काई चीन वाले एरिया को लेकर 1962 के अंदर इंडिया और चाइना का वॉर होता है, जिसके अंदर चाइना जीत जाता है। तो फुल फॉर्म भी आ सकती है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। जो भी मैं बोल रहा हूँ आप उसको बस सुनते चलो और समझते चलो, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, और उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के वी कृष्णा मेनन, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के साथ भी हमारी लड़ाई हुई है। तो वाटर को लेकर लड़ाई हो चुकी है हमारी, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी, एक इंडस वाटर आपको पता होगा इंडस रिवर है, ठीक है, उसको लेकर डिस्प्यूट हुआ था हमारा। और इसके अंदर क्या था, ट्रीटी साइन की गई, इंडस वाटर ट्रीटी जिसे कहा जाता है, नेहरू और जनरल अयूब खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये 1960 में ट्रीटी साइन कराई गई थी, जिसके अंदर कुछ रिवर्स हमने पाकिस्तान को दे दी और कुछ हमने बोला कि ये हमारा, इसका पानी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद तशकेंत अग्रीमेंट साइन होता है 1966 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, और उस समय के जो पाकिस्तान के लीडर होते हैं उनके बीच में। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, चलो आप बताओ कौन होते हैं उस समय के पाकिस्तान के लीडर। सो वो जनरल अयूब खान ही होते हैं, ठीक है, उस समय। उसके बाद 1971 में, ठीक है, वॉर होता है इंडिया का। तो आपको पता होगा यहाँ पर क्या चीज़ चल रही थी। यहाँ पर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस समय वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान था, ये इसके ऊपर डोमिनेट करता था। और यहाँ से फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ के जो लीडर थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। तो यहाँ पर ये जीत कर आए, बट इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम आपको नहीं मानते कि आप जीत के आए हो यहाँ से। तो यहाँ पर क्या था, ये अत्याचार कर रहे थे उनके ऊपर। ये जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग इंडिया में आ रहे थे एज अ रिफ्यूजी, हमारे लिए माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ के लोग इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने सोचा कि हम हेल्प करते ईस्ट पाकिस्तान की। तो 1971 के अंदर क्या होता है, हम अगेंस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान लड़ाई करते हैं पाकिस्तान के साथ, जिसमें पाकिस्तान सरेंडर करता है और हमारी जीत होती है। और एक नई कंट्री जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में एमर्ज करता है, ठीक है। सो उस समय यहाँ पर 1971 के अंदर यहाँ पर क्या होता है, जुल्फिकर अली भुट्टो, यहाँ पर आप देखो जुल्फिकर अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में शिमला एग्रीमेंट साइन होता है 3 जुलाई 1972 में। आफ्टर दिस 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर। उसके साथ साथ एक तो लड़ाई हमारी 1975 में, ठीक है, 71 में हुई। एक हमारी लड़ाई 1999 में भी होती है कारगिल को लेकर। सो यहाँ पर आप कारगिल इमेज में फिर से देखो, ये पर्टिकुलर जो प्लेस है ना कारगिल, यहाँ पर तो इसको लेकर लड़ाई होती है इस जगह पर। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो ये जो अग्रीमेंट साइन हुए ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल नीफा की फुल फॉर्म हो गई, तशकेंत अग्रीमेंट हो गया, किसके बीच में कब साइन हुआ, शिमला अग्रीमेंट हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच में साइन की गई, किसके द्वारा की गई, कौन कौन से उस समय के लीडर थे, हाँ। और जब हमारा 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ उस समय डिफेंस मिनिस्टर कौन थे। तो कैसे भी स्टेटमेंट बन सकती है। या फिर पंचशील अग्रीमेंट क्या है, इसमें कितने प्रिंसिपल्स हैं, कब साइन किया गया है इसको, राइट। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्लानिंग कमीशन के बारे में जान लो, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। सो प्लानिंग कमीशन जो कि मार्च 1950 में बनाया गया, इसके चेयरमैन पीएम होते हैं। उस समय पहले चेयरमैन इसके नेहरू बने। इंस्पायर्ड हमने यहाँ पर क्या किया, यूएसएसआर से हमने इंस्पिरेशन ली, ठीक है। इसके बारे में, किसके बारे में, जो 5 ईयर प्लान्स होने चाहिए, ठीक है। हमने सोचा कि 5 ईयर प्लान बना रहा है यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर था, ठीक है। तो हमें भी कोई ऐसा कमीशन बनाना चाहिए जो कि प्लान्स बनाए। तो इसका वर्क यही था कि हमें क्या करना है, प्लान्स बनाने हैं, 5 ईयर प्लान्स बनाने हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एजेंडा सेट करेंगे जिसको हमें अचीव करना होगा उन 5 सालों के अंदर।
उसके बाद यहाँ पर क्या था, नीति आयोग, ठीक है, जो कि आपके बुक में अब ऐड किया हुआ है। ये 2015 में बनाया गया, अब ये प्लानिंग कमीशन है ही नहीं, ठीक है, इसको ख़त्म करके बनाया गया ये नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके जो प्रेजेंट के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो अमिताभ कांत हैं, और इनके जो वाइस चेयरमैन है वो राजीव कुमार हैं। इन्फॉर्मेशन याद रखना। और इनका काम ना वही है जो काम इनका था, बट द डिफरेंस इज कि ये क्या करते थे प्लानिंग कमीशन के अंदर, ये ना इनका ये टॉप टू डाउन अप्रोच था, ठीक है, टॉप टू डाउन अप्रोच था इनका, मतलब कि ऊपर कोई भी प्लानिंग बनाई और नीचे जाके थोप दी। लेकिन इनका काम था बॉटम अप अप्रोच था, कि नीचे पहले हम पंचायत लेवल पे पूछेंगे क्या करना है, उसके बाद ऊपर इसको ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या था कि जो भी पर्टिकुलर छोटे छोटे पंचायत हैं, स्टेट है, उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता था। वैसे आपने डिटेल में पढ़ा होगा इसके बारे में इन द इकोनॉमिक्स, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। सो डिटेलिंग करने से कोई यहाँ पर अभी फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि कौन सा कब बना, कौन सा किसके चेयरमैन है, जो कि एमसीक्यू में हेल्प करेगा आपको। अब यहाँ पर बॉम्बे प्लान के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। देखो यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर आपको पता होता है ना, आपको पता होगा प्राइवेट और पब्लिक, एक तो पब्लिक सेक्टर होता है, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पर ये था कि मतलब यहाँ पर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे ना, ये 1944 के अंदर मिलते हैं और एक बॉम्बे प्लान बनाते हैं, जिसके अंदर ये बोलते हैं कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर, जिसके अंदर क्या हो सकता है, जो ओपन इकोनॉमी है, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर ही रहे, ठीक है। तो वो जो एक ओपन इकोनॉमी है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होगी, हमारे जो भी पीपल हैं उनके लिए। तो हम ये मानते हैं और ये हम वो करते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि हम प्लान कर लेते हैं इस चीज़ को कि हम क्या करेंगे, जब हमें आज़ादी मिलेगी तो हमारा जो प्राइवेट वाला सेक्टर है प्लस में जो पब्लिक वाला सेक्टर, दोनों मिलके काम करेंगे। एक हमारी क्या होगी, एक हमारी प्लान्ड इकोनॉमी होगी, ठीक है, हमारी एक प्लान्ड इकोनॉमी होगी। तो ये बॉम्बे प्लान के अंदर बोला गया बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के द्वारा कि एक काम करो, ठीक है, आप हम प्राइवेट और पब्लिक दोनों को रखेंगे, ठीक है, और जो ओपन इकोनॉमी है पूरी तरीके से इकोनॉमी को ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बॉम्बे प्लान के अंदर बोला गया। तो कोई भी स्टेटमेंट आती है तो आंसर आपका सही होना चाहिए, मैंने बता दिया इसके बारे में, और बुक में भी अच्छे से मेंशन है एक लाइन इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पर देखो 5 ईयर प्लान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, पहली बात तो 5 ईयर प्लान्स को हमने कहाँ से इंस्पायर हुए, हम यूएसएसआर से, कि वो भी 5 ईयर प्लान्स बना रहे हैं, हम भी बनाएंगे। ये 1951 में स्टार्ट किया गया। पहला 5 ईयर प्लान हमने 1951 से 56 तक चला। इसका फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर। के.एन. रे ने इसको ड्राफ्ट किया, इस प्लान को। इसका हमारा फोकस एग्रीकल्चर था, तो हमने क्या किया, डैम्स बनवाए, फॉर एग्जांपल भाखरा नांगल डैम, इरिगेशन, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स को हम लेकर आए। सेकंड 5 ईयर जो प्लान था, जो कि 1956 से 61 तक चला, इसका फोकस एरिया था इंडस्ट्री। और पीसी महालनोबिस को इनका आर्किटेक्ट माना जाता है इस प्लान का, बिकॉज इन्होंने ही इस प्लान को ड्राफ्ट किया, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, जो भी टैरिफ्स थे ना, जो भी टैक्स होते हैं, कोई भी सामान इंडिया के अंदर बाहर से आ रहा है तो हमने उसको उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, ताकि वो वहीं पर ही महंगा हो जाए और इंडिया में बहुत महंगा बिचे, मतलब कि उसका प्राइस बढ़ जाए, ताकि कोई ख़रीदे ही ना, और जो इंडिया के अंदर जो भी गुड्स बन रहे हैं उनको ही लोग खरीदे। तो टैरिफ्स को हमने इम्पोज किया इसके अंदर। अब यहाँ पर ये पर्सनैलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इस प्लान को प्रिपेयर किया था, सेकंड 5 ईयर प्लान को, जिसका फोकस एरिया इंडस्ट्री था। सो दैट वाज पीसी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। सो ये क्या थे, साइंटिस्ट थे और स्टैटिस्टिशियन थे ये, ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट। इन्होंने क्या किया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को फाउंड किया 1931 के अंदर, ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्हें आर्किटेक्ट बोला जाता है सेकंड 5 ईयर प्लान का। इनका क्या था, सपोर्टर ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्टिव रोल इन पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था और इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत फोकस किया, ठीक है। सो पहला 5 ईयर प्लान का फोकस एग्रीकल्चर, और इसकी डेट और इसका किसने ड्राफ्ट किया, और दूसरे में भी आपको यही, इसका फोकस एरिया इंडस्ट्री, इसकी डेट और ये पर्सनैलिटी, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर ये था कि देखो, जितनी भी प्लानिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो सारी प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड हो, मतलब कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वही सब कुछ कर रही है, ठीक है। उस समय हमारे पास एक केरला का मॉडल है, ठीक है, जिसके बारे में मेंशन है। इसने क्या किया, केरला स्टेट ने क्या किया, एक
इसको देखो नाम भी क्या दिया गया, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। इसका मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट ने क्या किया, इसको केरला मॉडल भी बोला जाता है। इन्होंने क्या किया, अच्छे से चीज़ों को हैंडल किया, जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको टैकल करने के लिए। मतलब इन्होंने इफेक्टिव प्लानिंग बनाई। फॉर एग्जांपल अपने लेवल पे, अपने लोकल लेवल पे एजुकेशन को, हेल्थ को, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, इन सब को ये लेकर आए, फीमेल मोर्टेलिटी, ठीक है, तो हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पे इन्होंने फोकस किया। तो केरला मॉडल, जिसके ऊपर 2019 में एमसीक्यू भी आया था सीबीएसई के एग्जाम में, ठीक है। सो केरला मॉडल के बारे में याद रखना है आपको। जिसके अंदर ये एग्जाम्पल है किसका, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, एक स्टेट का, जिन्होंने अच्छे से क्या किया, चीज़ों को, जो भी प्रॉब्लम्स थी उस समय उनको टैकल किया अपने एक लोकल लेवल पे, यानी कि विदाउट द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, हायर यील्डिंग वैरायटीज़ को यूज़ किया, जो कि एक सीड है, हायर यील्डिंग वैरायटी सीड्स। उसके साथ साथ इरिगेशन प्रोवाइड किया गया, सब्सिडी, वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन ये खाली पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी तक ही सीमित था। जो भी हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर उसका इम्पैक्ट हमें बहुत ही कम देखने को मिला। प्रॉब्लम जो थी पुअर फार्मर के लिए यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम थी, बिकॉज वो इरिगेशन के लिए या फिर कुछ भी उन्हें सामान चाहिए वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी देते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा 1960s वाला जो पीरियड है ना, बड़ा डिफिकल्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, 1962 में इंडो चाइना वॉर होती है, 1965 में भी पाकिस्तान के साथ तो लड़ाई होती है हमारी, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पर जो फूड स्केरसिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे लिए जो हमारा जवान है और जो किसान है वो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये ताकि वॉर करे और ये जो एक फूड स्केरसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इसलिए ये जो एक स्लोगन है वो दिया गया बाय लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने टश्केंत अग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। एक और रेवोल्यूशन है वाइट रेवोल्यूशन, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। देखो इसको ये क्या कहा जाता है, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड, इस वाइट रेवोल्यूशन को। इसके अंदर जो मिल्क की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया गया। तो एक कंपनी खोली जाती है बाय वर्गीस कुरियन, जिसको अमूल कहा जाता है, जो कि आज भी है, ठीक है। और इन वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये आनंद के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। आनंद इज़ अ प्लेस इन गुजरात। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अमूल, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल है, कोऑपरेटिव मिल्क, जिसके अंदर जो भी स्मॉल स्मॉल फार्मर्स हैं उनसे ये दूध कलेक्ट करते हैं, मिल्क, और इनको अच्छे से सैलरी भी दी जाती है, जो कि पहले नहीं दी जाती थी, ठीक है। क्योंकि उस समय पहले यहाँ पर एक डेयरी थी पॉल्सन नाम की, तो उसकी मोनोपोली थी, ठीक है। बट यहाँ पर एक नई कंपनी बनाई जाती है, जिसके अंदर जो फार्मर, जो कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बाय पॉल्सन डेयरी, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। और इसके अंदर क्या है, मतलब पूरा जो है ना कोऑपरेटिव है मिल्क प्रोड्यूसर्स का, उसको पूरे ग्रिड के अंदर, पूरा मतलब ग्रिड के अंदर जो भी पर्टिकुलर पूरा गांव है उसके अंदर जितने भी फार्मर्स हैं ना, उनको एक तरीके से ग्रिड के अंदर बांध दिया जाता है कि आपसे हम दूध लेंगे और एक टाइम पे प्राइस भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। सो मिल्क की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाती है उस समय, इतनी कि हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं। सो दैट वाज अबाउट द वाइट रेवोल्यूशन। तो इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आए आपको वो अच्छे से करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जिससे आपको समझ में आए कि एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। सो एक बार आप देख लो। सो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, एजर्शन इसका क्या है, while recounting the trauma of partition they have often used the phrase that the survivors themselves used to describe partition as division of hearts, ठीक है। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने पार्टीशन को डिवीजन ऑफ हार्ट्स बोला। रीज़न क्या है इसका, लार्ज स्केल किलिंग्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल ऑन बोथ साइड्स। तो आप इसको पहले पढ़ो, बिकॉज लगा दिया करो, ठीक है, बिकॉज, और फिर कनेक्ट करके पढ़ो। कैसे, वाइल रिकाउंटिंग द ट्राउमा ऑफ partition they have often used the phrase that the survivors themselves used to describe partition as division of hearts, ये division of hearts होगा, because large scale killings and displacement of people on both sides। बिल्कुल स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कहती है, देखो पहला टास्क आपका इन क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए कि पहले आप पता लगाओ कि दोनों स्टेटमेंट, मतलब कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है, या दोनों ही सही हैं, ठीक है। ट्रू और फॉल्स का पता लगाना है। तो क्या पहली स्टेटमेंट सही है, ऐसा हुआ था, हाँ आपकी बुक में मेंशन है, सो पहली स्टेटमेंट सही है। तो ये वाली जो इसमें पहली स्टेटमेंट के बारे में फॉल्स कहाँ पर बोला है,
इस वाले में, ये आंसर नहीं हो सकता अब, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, लार्ज स्केल किलिंग और डिस्प्लेसमेंट हुई थी पीपल की दोनों साइड पे जब पार्टीशन हो रहा था, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आर को कहाँ पर, ये भी ट्रू है। फॉल्स कहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर, ये भी नहीं हो सकता आंसर। अब आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं। अब ये पता लगाओ कि क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। ये वाली स्टेटमेंट जो है, ये वाली, ये इसका रीज़न है, बिल्कुल रीज़न है। बिकॉज यहाँ पर ये बोला गया कि जो पार्टीशन है उसको डिवीजन ऑफ हार्ट्स बोला गया, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारी किलिंग होती है पीपल की और डिस्प्लेसमेंट होता है पीपल का दोनों साइड के अंदर, ठीक है। सो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, because partition was declared as division of herds by many people, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, लार्ज स्केल किलिंग्स हुई थी और डिस्प्लेसमेंट हुए थे पीपल ड्यूरिंग पार्टीशन। अब कुछ पिक्चर के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट पिक्चर्स है वो आप देख लो और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज एक आइडिया आपको पिक्चर का हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा उसको अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो पहली पिक्चर आप देखो, ये पार्टीशन की है। तो उस समय 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, ठीक है, तो उस समय आप देख सकते हो ये इमेज, किस तरह से जो लोग हैं ये कैसे जा रहे हैं, माइग्रेशन इनका हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। काफ़ी सफ़र करना पड़ा इनको उस समय। ये स्टेटमेंट, ये जो मतलब ये कार्टून जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये नेहरू हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये ना देखो, उस समय ये विशाल आंध्रा मूवमेंट चल रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात का, मतलब कि जो भी बहुत सारे स्टेट्स थे ना, वो एक तरीके से क्या डिमांड कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप क्या करो, हमारे लिए लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाओ उनके लिए, ठीक है। तो विशाल आंध्रा मूवमेंट, महाराष्ट्र गुजरात का मूवमेंट जो कि बाद में बनते हैं स्टेट ये, ठीक है, और ये डिफरेंट मूवमेंट चल रहे थे। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल 26 जुलाई 1953 कैप्चर्स कंटेम्प्रेरी इंप्रेशन ऑफ द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट। तो इसका टॉपिक है डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट, कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे लिए स्टेट बनाओ, ठीक है। उसके बाद ये जो इमेज है, ये है 5 जो फाउंडर हैं नाम के, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट, ये नेहरू हैं और ये दूसरी कंट्री के लीडर्स। तो आपको इनके नेम जो आपकी बुक 1 है उसके अंदर भी मैंने याद कराए थे, याद होने चाहिए। ये 5 जो है फाउंडर हैं नाम के नॉन अलाइन मूवमेंट के, ठीक है। ये कंट्रीज़ भी आ सकती हैं और उनके लीडर के बारे में भी आ सकता है। इंडिया से थे जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया से जोसिफ ब्रोज टिटो, इजिप्ट से गैमल अब्देल नासिर, फ्रॉम इंडोनेशिया सुकार्नो, घाना क्वामे नक्रुमा। ये यहाँ पर क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि उस समय बड़ी प्रॉब्लम थी, हम प्राइवेट को अलाउ करें या फिर पब्लिक को, तो बड़ी मतलब प्रॉब्लम थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें प्राइवेट को ज़्यादा पावर देनी चाहिए, प्राइवेट कंपनीज़ को, ठीक है, या फिर कुछ पीपल ऐसे बोल रहे थे कि अभी हमें पब्लिक सेक्टर को ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसके ऊपर ये इमेज है, ये उस समय के प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने इन सभी प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से टैकल किया, ठीक है, नेहरू। सो उस समय ज़्यादा फोकस लोग किस पे कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर पे, कि हमें पब्लिक सेक्टर को फोकस करना है ताकि गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा रहे और प्राइवेट कंपनी एक्सप्लॉइट ना करे पीपल को, बिकॉज दे फोकस मोर ऑन प्रॉफिट। सो ये सभी क्वेश्चन थे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। एंड यू कैन ऑल्सो लाइक द वीडियो, शेयर ऑल्सो और सब्सक्राइब फॉर द नोटिफिकेशंस, ठीक है। कोई भी फिर भी डाउट रहता है स्टिल यू कैन कॉमेंट बिलो। और पीडीएफ को एग्ज़ाम से पहले 2 बार रीड कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहीं से देखने को मिलेंगे। राइट नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।